हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी के लेक्चर 14 का यह 5वां वीडियो है। वैसे हमने पूरा चैप्टर देख लिया है, बट अब हम इसका क्या देखने वाले हैं, इसका सारांश देखने वाले हैं, इसका समरी देखने वाले हैं कि जो कि हम अगर एग्ज़ाम के टाइम पे एंड टाइम पे इसको देख के जाएं तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इसमें से हमारे आ जाते हैं। सारे कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम क्रिस्प रूप में दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी चीज़ की परिभाषा भी देखनी है सरल शब्दों में तो आप यहाँ पे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, और एग्ज़ाम टाइम में तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो हम शुरू करेंगे पहले पॉइंट से। सारांश का जो पहला पॉइंट है कि अर्धचालक वर्तमान ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियों जैसे डायोड हो गया जिसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ट्रांजिस्टर हो गया जिसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, और एकीकृत परिपथ जिसको हम कहते हैं आईसी इत्यादि में प्रयुक्त मूल पदार्थ हैं। तो ये जो अर्धचालक जो होते हैं वे किस किस में काम आते हैं? वो डायोड में आते हैं, ट्रांजिस्टर में आते हैं और आईसी एकीकृत परिपथ में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे की। अवयव तत्वों की जालक संरचना एवं परमाणु संरचना सुनिश्चित करती है कि दिया गया विशेष पदार्थ विद्युत रोधी होगा कि धातु होगा या अर्धचालक। ये जो 3 प्रकार के जो पदार्थ हैं, विद्युत रोधी, धातु और अर्धचालक, तो ये कैसे डिसाइड होते हैं? ये होते हैं उनकी जालक संरचना से। जालक संरचना का क्या मतलब है कि एक परमाणु जो है वो आसपास के जो परमाणु उनसे कैसा बंध बना रहा है, उसको हम कहते हैं क्या? जालक संरचना। और दूसरा है परमाणु संरचना। कि परमाणु संरचना का क्या मतलब है कि ये जो एक नाभिक होगा उसके बाहर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उसके पास व्यंजित है, बाह्यतम कोश में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उसको हम कहते हैं परमाणु संरचना। और जालक संरचना कि वो किस प्रकार की व्यवस्था, वो किस प्रकार के आकार में वो जो है वो अन्य परमाणुओं के साथ बंधा हुआ है। तो 2 चीज़ें होगी, एक होगी जालक संरचना और दूसरा हो गया परमाणु संरचना। तो इनके आधार पर डिसाइड होता है कि जो पदार्थ हैं वो विद्युत रोधी होंगे कि धातु होंगे कि अर्धचालक होंगे। अब अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं की तो चालकता बहुत ज़्यादा होती है पर प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं कि 10⁻² से 10⁻8 ओम इंटू मीटर, यानी कि बहुत ही कम। और विद्युत रोधी पदार्थों यानी कि कुचालक जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता तो बहुत अधिक होती है, वो 10⁸ ओम मीटर इनवर्स से भी ओम इंटू इसकी प्रतिरोधकता की बात की है तो यहाँ थोड़ा ओम इंटू मीटर ही रखना पड़ेगा हमें, मीटर इनवर्स नहीं है, थोड़ा करेक्शन है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो धातुओं और विद्युतरोधी पदार्थों के मध्य की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अर्धचालक एक तो तात्विक हो सकते हैं जो सिंपल एक ही प्रकार के तत्व से बने हों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। साथ ही यौगिक भी हो सकते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड और सीडीएस कैडमियम सल्फाइड इत्यादि। क्योंकि अब ये यौगिक बन गए, 2 परमाणु साथ में आ गए, 2 तत्व आ गए। अगला पॉइंट देखते हैं कि शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, जैसे सिलिकॉन है तो सभी परमाणु सिलिकॉन के, जर्मेनियम का है तो सभी परमाणु जर्मेनियम के, तो उनको कहते हैं अपन नेज अर्धचालक। अब आवेश वाहकों से क्या तात्पर्य है कि जो आवेश का वहन करते हैं यानी कि गतिमान आवेश हैं, वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल। तो आवेश वाहकों की उपस्थिति पदार्थ का नेज गुण है। यह पदार्थ का क्या है? नेज गुण है। यानी कि ये शुद्ध अर्धचालकों में भी पाए जाते हैं। ये उष्मीय उत्तेजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अगर आप उष्मीय उत्तेजन करोगे, उष्मा दोगे उसको, तो जो ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉनों को और वो बंध तोड़ के क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक होल मिलेगा। नेज अर्धचालकों में यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक हैं उसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक होल निकलता है एक बंध टूटने से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne और होलों की संख्या NH समान होती है। और होल आवश्यक रूप से प्रभावी धनावेश युक्त इलेक्ट्रॉन रिक्तियां होती है। देखिए होल की जो डेफिनेशन है वो कितनी अच्छी यहाँ से परिभाषा मिली है कि होल आवश्यक रूप से प्रभावी धनावेश युक्त, आवेश तो कैसा होता है? धनावेश। इन पर जो प्रभावी आवेश है वो कितना होता है? धनावेश। प्रभावी धनावेश युक्त इलेक्ट्रॉन रिक्तियां हैं क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पे जो रिक्ति बनी वही होल है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे परिभाषा हमें मिल गई जिसको हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट, छठा पॉइंट जो है कि शुद्ध अर्धचालकों में उपयुक्त अपद्रव्य के अपमिश्रण से। देखें शुद्ध जो अर्धचालक होते हैं उसमें उपयुक्त अपद्रव्य मतलब अशुद्धि, अपमिश्रण मतलब अशुद्धि को मिलाना। इसको हम डोपिंग भी कहते हैं, इसको मादन भी कहते हैं, कई अलग अलग नाम हैं। तो
इससे आवेश वाहकों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। यही तो हमें चाहिए कि हम कमरे के ताप पर ही बहुत ज़्यादा आवेश वाहक चाहते हैं, ताकि जो हम हैं कमरे के ताप पर काम आने वाली युक्तियां बना सकें। ऐसे अर्धचालकों को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं, यानी कि जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं उनको कहते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक। और ये दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एन है तो नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा होगी होलों की सांद्रता से, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता के। अगला पॉइंट हम देखें कि एन प्रकार के अर्धचालक में सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को किसमें पंच संयोजी परमाणु, उसको हम क्या कहते हैं, दाता परमाणु। पंच संयोजी क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तभी हमने उसको कहा है एन प्रकार के अर्धचालक। तो पंच संयोजी परमाणु मिलाया जाता है, पांचवें वर्ग का परमाणु मिलाया जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस इत्यादि के साथ अपमिश्रण से प्राप्त किया जाता है। जबकि जो पी प्रकार का अर्धचालक है वो सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को त्रिसंयोजी परमाणु, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राही, जैसे कि बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला इत्यादि के अपमिश्रण से प्राप्त किया जाता है। और अब चाहे देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो चाहे अन्य प्रकार का अर्धचालक हो, सभी दिशाओं में ये जो समीकरण है वो आवश्यक रूप से लागू होती है। देखें कि Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। अगर मैं पहले बात करूं शुद्ध की, शुद्ध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी, Ni, होलों की संख्या भी कितनी, Ni, तो दोनों मिला के कितना हो गया, Ni स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं एन प्रकार के अर्धचालक की, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वो Ne होती है और वो Ni से क्या होती है, ज़्यादा होती है। वहीं होलों की संख्या हो जाती है NH। क्यों? क्योंकि उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो होलों के साथ वो क्या कर लेता है, रिकॉम्बिनेशन कर लेता है, तो उनका मान जो है वो Ni की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक का बढ़ा एक दूसरे का कम हो गया, तो फिर भी ये क्या रहेगा, Ni स्क्वायर के इक्वल रहेगा। वहीं मैं अगर पी प्रकार के अर्धचालक की बात करूं तो वहां पे क्या होगा, होलों की संख्या ज़्यादा होगी Ni से और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी Ni से, तो फिर भी इनका गुणनफल क्या रहेगा, Ni स्क्वायर के इक्वल रहेगा। क्योंकि पदार्थ क्या होता है, पूर्णतः विद्युत उदासीन होता है, तो आवेशों का यहाँ पे वो टोटल जितने थे उतने ही रहेंगे, तो ये पूर्णतः विद्युत उदासीन होता है। चले आगे हम बात करते हैं 10वां पॉइंट कि पदार्थ के दो भिन्न ऊर्जा बैंड, जिनको हम कहते हैं, एक को कहते हैं संयोजकता बैंड, दूसरे को कहते हैं चालन बैंड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में भी रह सकते हैं और चालन बैंड में भी रह सकते हैं, लेकिन संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो क्या रहे, बंध में बंधे हुए हैं, जबकि चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब वो कैसे हैं, मुक्त है। देखिए संयोजकता बैंड की ऊर्जा चालन बैंड की ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है। भाई संयोजकता बैंड नीचे होता है, चालन बैंड ऊपर होता है। तो संयोजकता बैंड में सभी ऊर्जा स्तर पूर्ण होते हैं, जबकि चालन बैंड पूर्णतया रिक्त अथवा आंशिक रूप से पूरित हो सकता है। तो संयोजकता बैंड तो हमेशा ही क्या होता है, पूरी तरह से भरा रहता है। चालन बैंड क्या होता है, चालकों के केस में आधा भरा हुआ हो सकता है और कुछ चालकों के केस में पूरा खाली हो सकता है। किसी ठोस के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होते हैं। यही तो मैंने कहा कि चालन बैंड का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ ऊर्जा लेके गए हैं भाई चालन बैंड में, तो वो मुक्त है। और चालकता के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। चालकता की सीमा संयोजकता बैंड EV के शीर्ष और चालन बैंड EC के तल के मध्य ऊर्जा अंतराल EG पर निर्भर करती है। कि कोई पदार्थ कितना अच्छा चालक होगा वो किस में निर्भर करती है, EG पे निर्भर करती है। EG कम होगा तो वो अच्छा चालक होगा, और अगर EG कम होगा, EG अगर कम है संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच, तो वो अच्छा चालक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही चालन बैंड में चले जाएंगे। अगर EG ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो क्या होते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन किस किस तरह से, एक तो ऊष्मा मिल जाए, दूसरा प्रकाश मिल जाए, और तीसरा विद्युत ऊर्जा मिल जाए, यानी कि विद्युत क्षेत्र उस पर लगा दें, तो चालन बैंड में उत्तेजित किए जा सकते हैं, जो अर्धचालक में प्रवाहित धारा में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो इन विधियों से हम अर्धचालकों में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए कि विद्युत रोधी यानी कि कुचालक हेतु बैंड गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। और अर्धचालक हेतु 0.2 से
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। हमने देखा था कि सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए 0.7, 1.7, 1.1 इस प्रकार का होता है। तो ये 0.2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि धातुओं के लिए तो ये कितना लगभग 0 ही होता है। अगली हम बात करें कि पीएन संधि सभी अर्धचालक युक्तियों की मूल है। जो हमने पीएन संधि पढ़ी थी उसी के आधार पर ही हम सभी अर्धचालक युक्तियां बनाते हैं। केवल पी कोई मतलब का नहीं, केवल एन किसी मतलब का नहीं। जब पी और एन संधि बनती है तभी वो काम आती है कि जब ऐसी संधि बनती है तो इलेक्ट्रॉन अथवा होल रहित अचल आयन क्रोड की एक हासी स्तर बन जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जब इस प्रकार की संधि बनती है तो संधि के निकट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल रहित यानी कि वहाँ इलेक्ट्रॉन होल नहीं होंगे, केवल प्लस प्लस आवेश और माइनस माइनस अचल आयन क्रोड वो बनेगी। उसको हम कहते हैं हासी स्तर। जो संधि विभव रोधक हेतु उत्तरदायी है तो वो एक वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पे पैदा हो जाता है, उसको हम कहते हैं विभव रोधिका या संधि विभव रोधक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इसको विभव रोधिका को पार कैसे करें। तो अगला पॉइंट यही बता रहा है कि बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टता की बाहर से हमें वोल्टता प्रयुक्त करनी पड़ेगी और उसको परिवर्तित करके संधि विभव रोधिका को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अगर अग्रदिशिक बायस हम करेंगे यानी कि N को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ेंगे और P को धनात्मक से जोड़ेंगे तो उस केस में अग्रदिशिक में रोधिका क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि पश्च दिशिक में वृद्धि हो जाती है रोधिका में। अतः किसी पीएन संधि डायोड में अग्रदिशिक बायस धारा का मान अधिक होता है, अग्रदिशिक बायस धारा का मान अधिक होता है, जबकि पश्च दिशिक बायस धारा का मान बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। वहीं 14वां पॉइंट अंतिम पॉइंट है कि डायोड को प्रत्यावर्ती वोल्टता के दृष्टिकरण उपयोग क्या है कि जो एसी वोल्टेज है उसका दृष्टिकरण करना है यानी कि उसको डीसी में बदलना है और प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा में प्रतिबंधित करना है। हमें क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा जैसे इस 2 दिशाओं में होती है तो उसको एक ही दिशा में हमें प्रतिबंधित करना है। इस हेतु उपयोग में लाया जा सकता है और संधारित्र अथवा उपयुक्त फिल्टर के प्रयोग से दिष्ट धारा वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। डायोड से तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक दिशा में प्राप्त कर सकते हैं और फिर को उसको सही से दिष्ट धारा में बदलना है तो क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर वहां पे लगाना पड़ेगा ताकि जो उर्मिकाएं हैं एसी की वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अब हम कुछ विचारणीय पॉइंट पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, नॉलेज को आपके बढ़ाने वाले हैं। पहला पॉइंट देखें हम, पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्धचालकों में ऊर्जा बैंड ईसी और ईवी दिक् विस्थानित हैं। दिक् विस्थानित हैं का मतलब क्या है कि जिसका तात्पर्य है कि यह ठोस में किसी विशिष्ट स्थान में स्थित नहीं है। इनका कहना है कि आप ऐसा ना समझे कि ये ठोस जो है वो उसी में ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऊर्जाएं समग्र माध्य है। जब आप एक चित्र देखते हैं जिसमें ईसी तथा ईवी सरल रेखाएं खींची गई है तब उन्हें क्रमशः चालन बैंड ऊर्जा स्तर के तल पर और संयोजकता बैंड ऊर्जा स्तर के शीर्ष पर लेना चाहिए। तो ये क्या है कि एक जगह नहीं है कहीं की एक जगह यहाँ फिक्स हो गई, ये जो है वो चालन बैंड है, ये ऊर्जा, ये क्या है सतत रूप से यूं फैले हुए हैं। तो जब आपको ईसी कहे तो उसका ईवी कहे तो उसका मतलब क्या है कि संयोजकता बैंड का ऊपरी स्तर है, जब ईसी कहे तो उसका मतलब है कि चालन बैंड का निम्नतम स्तर है। अगला नेक्स्ट दूसरा देखें कि तात्विक अर्धचालकों यानी कि सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में पी अर्धचालकों में अपमिश्रण को दोष रूप में सन्निविष्ट करके प्राप्त करते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, जो हम अशुद्धियां मिला देते हैं तो हम इनको प्राप्त करते हैं। यौगिक अर्धचालकों में, अब ये तो तात्विक अर्धचालकों में हमने अशुद्धियां डाल दी और मिला दी, यौगिक अर्धचालकों में सापेक्ष रस समीकरणीय मिति अनुपात में परिवर्तन अर्धचालक के प्रकार में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये तो सिंपल हो गई कि इनमें सिलिकॉन में हमने कुछ पी प्रकार की मिला दी अथवा अन्य प्रकार की मिला दी, लेकिन जो यौगिक होते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड, उसमें क्या होता है कि अगर रस समीकरण मिति अनुपात आपने, रस समीकरण मिति मतलब गैलियम के कितने आर्सेनिक के कितने हैं, मतलब कि इनके परमाणुओं का अनुपात आपस में, कि जो हमने पूरा का पूरा जो ये लिया है क्रिस्टल या जालक, उसमें गैलियम और आर्सेनिक का रस समीकरण मिति अनुपात कितना है, कि मतलब कि गैलियम अगर आपने 1 पार्ट लिया है तो आर्सेनिक भी 1 पार्ट लिया है क्या, उस हिसाब से। तो उदाहरणार्थ आदर्श गैलियम आर्सेनाइड में गैलियम और आर्सेनिक अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है, परंतु गैलियम आर्सेनाइड में गैलियम प्रचुर वाला तथा आर्सेनिक प्रचुर वाला क्रमशः, देखो ये तो गैलियम प्रचुर है यानी कि गैलियम थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 1.1 है, ये 0.9 है, तो इसको हम कहते हैं गैलियम प्रचुर। और अगर आर्सेनिक प्रचुर है तो आर्सेनिक ज़्यादा, आर्सेनिक 1.1, ये 0.9। तो इनमें क्या हो रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, ये दोनों अलग अलग यौगिक है। तो केवल हमें रस समीकरण मिति भी यहाँ पे देखनी होती है। तो सामान्यतः
दोषों की उपस्थिति अर्धचालकों के गुणों में कई प्रकार से नियंत्रित कर सकती है। तो दोष जो होते हैं उनसे इनके गुणों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, विचारणीय विषय थे, उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।